हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली सबसे बड़ी खबर के साथ, जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती है। आप भी रोजमर्रा की चीजों में, जरूरतों में, सरकारी कामकाज में सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं, मुखातिब होते हैं। बहुत से लोगों को एतराज होता है कि बहुत से लोगों से सरकारी अधिकारी अच्छे से बात नहीं करते। मैं कहूंगा बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो अच्छे से बात करते भी हैं, लेकिन कुछ थोड़े अलग भी हैं। आज उनकी बात, अधिकारी साहब औकात दिखा रहे थे, औकात पर निपट गए कलेक्टर साहब। तस्वीर में आपको दिखाऊं, मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यह है कलेक्टर। मोहन यादव ने कलेक्टर साहब पर कड़ा एक्शन लिया है। कलेक्टर क्या कर रहे थे दरअसल, अगली तस्वीर में दिखाऊं कि ड्राइवर्स कल से हड़ताल कर रहे थे। ड्राइवर्स की हड़ताल पर मध्य प्रदेश का प्रशासन एक्शन में था, तो कलेक्टर साहब ने क्या किया, ड्राइवर्स को बुलाया। अब आपको अगली तस्वीर दिखाऊं कि ड्राइवर्स को बुलाया कलेक्टर साहब ने, और बुलाने के बाद बात कर रहे थे। बात करते करते ड्राइवर्स से कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तो कलेक्टर ड्राइवर को औकात दिखा रहे हैं, पहले जरा वो सुनिए। कोई कानून को अपने हाथ में दिएगा, तुम कृपया करके सुन लीजिए। वो भी नहीं पढ़ लेंगे। हाँ, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। औकात पर निपट गए कलेक्टर साहब। ड्राइवर को औकात बताई तो चली गई कलेक्टर साहब की कुर्सी। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, एक के बाद एक वो कड़े फैसले ले रहे हैं। पहले योगी स्टाइल में बुलडोजर चलाकर कानून हाथ में लेने वालों को वार्निंग दे दी, और अब कुर्सी के गुमान में चूर अधिकारियों को भी साफ संदेश दे दिया है। लोगों से हेकड़ी दिखाकर नहीं, जनता का सेवक बनकर काम करना है। दबंगई और तानाशाही नहीं चलेगी। मंगलवार को ही मीटिंग में कलेक्टर साहब ने एक ड्राइवर से औकात पूछी थी। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कानून तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमें यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। तो कलेक्टर साहब को 48 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आम आदमी की औकात बता दी। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। सीएम के फैसले से पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों में खलबली मची है। मोहन यादव के राज में अफसर जनता के सेवक हैं। बदसलूकी की तो बख्शा नहीं जाएगा। तो कलेक्टर साहब को आपने सुन लिया, लेकिन ये जो कुछ हो रहा था, कलेक्टर साहब को इल्म भी नहीं होगा। मोबाइल के दौर में कोई चीज छिप नहीं सकती है। कौन सी चीज किस तरह से पहुंचेगी, और वो मुख्यमंत्री तक पहुंची। ये जो वीडियो है, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंच गया। कलेक्टर का औकात वाला वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल हुआ तो कलेक्टर पर सवाल उठे। वायरल वीडियो सीएम मोहन यादव तक पहुंच गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को पद से हटा दिया है। ड्राइवर को औकात दिखा रहे थे, आम आदमी की औकात सीएम साहब ने दिखा दी। इनकी जगह रिजू बाफना को जिम्मेदारी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त संदेश दिया, कहा अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें।
मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, ऐसी भाषा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। इससे पहले ग्वालियर नगर निगम में ये कलेक्टर साहब कमिश्नर रह चुके हैं। 2013 में प्रमोशन पाकर कान्याल आईएएस बने थे और 2023 में कान्याल को शाहजहांपुर कलेक्टर बनाया गया। हिट एंड रन कानून पर हड़ताल हो रही थी। एमपी में ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। शाहजहांपुर में ड्राइवरों ने चक्का जाम किया था, जिसे कलेक्टर ने एक बैठक बुलाई। इस पर बैठक में अधिकारी, हड़ताली ड्राइवर मौजूद थे। मीटिंग में कलेक्टर ने सख्त लहजे में चेतावनी दी। किशोर कान्याल ने कहा, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। ड्राइवर ने कलेक्टर साहब से कहा, सर हमसे ठीक से बात करिए। बस इतना सुनकर कलेक्टर साहब भड़क उठे। कलेक्टर ने कहा, तुम्हारी औकात क्या है? हालांकि ड्राइवर ने बाद में ड्राइवर से माफी भी मांग ली, लेकिन कलेक्टर साहब का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कलेक्टर साहब की 9 महीने में ही पद से छुट्टी हो गई है। आइए अब आपको सुनवा रहा हूं। जब पद चला गया, कुर्सी चली गई, तो बेशक गुमान और गुरूर भी चला जाता है। सुनिए जरा आप कलेक्टर साहब अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं, जो कल तक औकात दिखाने की बात कर रहे थे, और एमपी के सीएम मोहन यादव क्या कह रहे हैं। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। शाहजहांपुर में आज हमने वाहन चालकों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसपे हमारा उद्देश्य ये था कि उनको इस चीज से कन्विंस करना कि आप कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेंगे और आम जन को कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आज मीटिंग के दौरान एक ड्राइवर बार बार उकसा रहा था कि यदि 3 तारीख तक उनकी सारी मांगे नहीं मानी गई तो वो किसी भी लेवल जा सकते हैं और जिसमें कानून व्यवस्था बिगड़ भी सकती है। उसी चीज को लेकर मेरे द्वारा काफी गुस्सा व्यक्त किया गया और मैंने जो भी किया उसका उद्देश्य यही था कि शाहजहांपुर की जनता को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि शाहजहांपुर अच्छे कामों पर जाना चाहिए। वही मेरी इंटेंशन है। तो मोहन यादव को देख लिया है, जो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर है। एमपी के सीएम, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी योगी के स्टाइल में ही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नए नए बने। अगली तस्वीर दिखाऊं अब। क्राइम पर एक्शन के लिए क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। चेन स्नैचिंग का वीडियो है, चेन छीन कर जाने का वीडियो है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और देखिए महिला से कैसे ये अपराधी चेन छीन रहे हैं। ये देख रहे हैं, गले से चेन छीन कर भाग गए। ये बाइक सवार थे, सीसीटीवी देख रहे हैं। ये देखिए उस महिला को पकड़ा है और उसके साथ छीना झपटी, उसकी गर्दन से चेन छीनकर भाग गया। महिला गिर गई है, घिसटती रही है, लेकिन भाग गया। ये राजस्थान की तस्वीर है। तो मोहन यादव एमपी के सीएम अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं और भजन लाल देखिए क्या कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये हैं वो स्नेचर्स, ये हैं चेन छीन के भागने वाले। इन पर भजन लाल ने एक्शन लिया है, सबकी पतलूने उतरवा दी और उसके बाद परेड हो रही है। फुल स्क्रीन लीजिए। ये राजस्थान की सड़क पर कार्रवाई हो रही है भजन लाल के राज में। तो एक मुख्यमंत्री कैसे ऑफिसर्स पर एक्शन ले रहा है और मैसेज दे रहा है, एक मुख्यमंत्री अपराधियों को भी टाइट कर रहा है। देखिए जरा, अपराधियों पर सीएम भजन लाल फुल एक्शन में। अब राजस्थान पुलिस ने ये नया अवतार दिखाया है। जयपुर में लूट के आरोपियों की परेड कराई गई। पुलिस ने लुटेरों को खुलेआम सड़क पर घुमाया। आरोपियों के नाम है वसीम कुरैशी, संजय चौहान और सुरेंद्र सिंह। पिछले हफ्ते आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुजुर्ग महिला के साथ चेन छीनने की कोशिश की। विरोध किया तो बुजुर्ग को जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटक कर गले से मंगलसूत्र खींच लिया। मंगलसूत्र छीनकर आरोपी फरार हो गए। हालांकि लूट का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। फिलहाल लूट के आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस तरह की जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई अपराधियों को एक कड़ा संदेश देती है कि पहले तो बचोगे नहीं और बचोगे तो सजा भी पाओगे, जो बाकी आम लोगों को सुरक्षित होने का भी एहसास कराता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है।
चुनाव से पहले आएगा सीए कानून। सीए को लेकर खबर यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में हमेशा रहा है नागरिकता उन लोगों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए, वहां के अल्पसंख्यक, उन्हें नागरिकता दी जाए, यह प्राथमिकता रही है। इससे पहले आपको याद होगा सीए को लेकर, अगली तस्वीर दिखाऊं, कि बहुत बवाल हुआ, हंगामा भी हुआ। इसके पक्ष में भी लोग सड़कों पर निकले, विपक्ष में भी सैकड़ों दिन तक, लंबे वक्त तक अलग अलग जगह प्रदर्शन भी हुआ। लेकिन एक बार फिर से कोशिश यह है, कहा जा रहा है कि राम मंदिर के बाद और चुनाव से पहले सीए लागू हो सकता है, लेकिन विरोधी अभी से भड़काने की शुरुआत कर चुके हैं। जरा रिपोर्ट। और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है। सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। सब जिम्मेदारी देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर आती है कि वो देश को बताएं क्या उनकी सरकार की क्या पॉलिसी है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। राम मंदिर के बाद सीए का वादा भी सरकार पूरा करेगी। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 26 जनवरी से पहले सीए पर सरकार एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। राम मंदिर मुद्दे से परेशान विपक्ष अब सीए को लेकर भी टेंशन में है कि एक पंथ निरपेक्ष मुल्क में धर्म टेरिटोरियली या एक्स्ट्रा टेरिटोरियली नागरिकता का आधार कैसे बन सकता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सीए कानून से सालों से भारत में शरणार्थियों की तरह रह रहे सिख, हिंदू समेत 6 धर्म के लोगों को नागरिकता मिलेगी। अब आपको बताता हूं कि आखिर किस तरह से सीए आने वाला है, क्या तैयारी है, क्योंकि इस पर बहुत बवाल और हंगामा हुआ। यह भी हुआ कि सीए आना ना पाए, पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब कैसे आएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ये। सरकार चुनाव से पहले सीए पर अधिसूचना जारी करेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अधिसूचना आएगी। इस कानून के नियम कायदों को जल्द लागू किया जाएगा। नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है। जो पात्र लोग हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। कानून में 4 साल से अधिक की देरी हो चुकी है पहले से। कानून लागू होने के लिए पहले नियम जरूरी है। 26 जनवरी से पहले अधिसूचना जारी हो सकती है। संसद ने सीए पर 11 दिसंबर 2019 को मोहर लगाई थी। सरकार नियम कायदे बनाने की समय सीमा 8 बार बढ़ा चुकी है। अगर 2024 चुनाव से पहले इसके नियम लागू हो जाएंगे, अब इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है कि उस पर ऑनलाइन पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापित आवेदन कर सकेंगे। गृह मंत्रालय इसकी जांच कर निगरानी नागरिकता जारी कर देगा इसकी जांच करने के बाद। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, क्योंकि सीए पर फिर हिंदू मुसलमान करने की तैयारी है। सुनिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल में भी ये साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। तो बुनियादी सवाल जो पैदा होता है और जिसको लेकर जब सीए का विधेयक लोकसभा में लाया गया था और मैंने बहस शुरू की थी, तो मैंने इसी बात को लेके बहस शुरू की थी कि एक पंथ निरपेक्ष मुल्क में धर्म टेरिटोरियली या एक्स्ट्रा टेरिटोरियली नागरिकता का आधार कैसे बन सकता है। देखिए, भारत का कानून है और भारत का कानून भारत में लगना चाहिए। वो सभी नागरिकों के लिए एक तरीके से भारत का कानून इक्वल है। और मुझे लगता है कि जो अभी बात सामने आ रही है, इसका पूरा स्वरूप और प्रारूप आने दीजिए सामने, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन सीए, एनआरसी जो भी कानून है वो भारत के हैं और भारत के नागरिकों के हक के लिए हैं। गृह मंत्री जी ने अपने बयान में क्लियर कहा है कि इससे किसी भी धर्म के लोगों को नुकसान नहीं होने जा रहा है। नेताओं को आपने सुन लिया। अब आपको सीधी सरल भाषा में
वो सारे सवाल जो आपके जहन में कौंध रहे हैं सीए को लेकर, कि सीए आएगा तो क्या नागरिकता छिन जाएगी, सीए आएगा तो क्या देश से बाहर भेज दिया जाएगा, सीए आएगा तो देश में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, नागरिकता मिलेगी या छिनेगी, ये सारे सवाल जो है उसके जवाब देखिए। सवाल पहला यह है कि सीए से किसे नागरिकता मिलेगी। जवाब इसका यह है कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए लोगों को नागरिकता मिलेगी। पहले तो आपको बताऊं, ये सीए नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं। तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत आ गए उन्हें नागरिकता मिलेगी। इसके तहत कौन से देश के? वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोग हों। धर्म के आधार पर प्रताड़ित होकर विदेशियों को नागरिकता मिलेगी। वो धर्म कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहते हैं, वहां उनके इस धर्म की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया और भारत आ गए, उन्हें नागरिकता मिलेगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरे यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अलावा जो देश हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको सीए का लाभ नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 2, सीए भारतीय नागरिकों को प्रभावित करेगा क्या? यानी हम आप जो पहले से यहां के नागरिक हैं, जिनके पास नागरिकता है, उन पर भी असर देगा क्या ये? इसका जवाब है भारतीय नागरिकों पर सीए का कोई असर नहीं होगा। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीए या कोई कानून इसे आपसे नहीं छीन सकता है। सवाल नंबर 3, आवेदन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया क्या है? आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को बताना होगा कि वो भारत कब आए हैं। पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है और दूसरे विदेशियों के लिए यह समय अवधि 11 साल से अधिक है, यानी 5 साल तक से यहां रह रहे हो। अब अगला सवाल है, इन देशों के गैर कानूनी मुस्लिम शरणार्थियों का क्या होगा? यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो मुसलमान आए हैं, उनका क्या होगा? सीए विदेशियों को निकालने के बारे में नहीं, यानी उन्हें भी सीए निकालेगा नहीं। इसका गैर कानूनी शरणार्थियों को निकालने से कोई लेना देना नहीं, नागरिकता से। ऐसे शरणार्थियों के लिए विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 पहले से लागू है और दोनों कानूनों के तहत किसी भी देश या धर्म के विदेशियों का भारत में प्रवेश या निष्कासन किया जा सकता है। यानी पहले से वो कानून निकालने के लिए दूसरे हैं, सीए से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सीए को अब तक सरकार क्यों टालती रही? इसका जवाब यह है कि जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य असम, त्रिपुरा में सीए को लेकर बहुत सी आशंकाएं थी। सबसे पहले विरोध भी असम में हुआ था। जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बसे, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। तो डर यह था कि उन राज्यों पर ज्यादा अलग असर होगा सीए का, क्योंकि वहां जो लड़ाई है, वहां लड़ाई असम बनाम बांग्लादेश से आए जो लोग हैं, जो अवैध तरीके से आए, उनकी लड़ाई। और सीए बांग्लादेश से आए उन हिंदुओं को भी नागरिकता देता है जो दरअसल अवैध रूप से आए हैं, इसलिए वहां यह कानून अभी लागू नहीं होगा। सीए को लेकर लोगों को क्या आशंका थी? सीए को एनआरसी बनने की सीढ़ी के तौर पर देखा जा रहा था। विदेशी घुसपैठिया बताकर लोगों को बाहर निकालने की आशंका थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में आशंका व्यक्त की गई, सीए के बाद एनआरसी लागू होने से बांग्लादेशी शरणार्थी लौट आएंगे। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा था। मामले को लेकर कुछ सियासत भी हुई। बेशक सीए को लेकर पक्ष विपक्ष ने बहुत से ऐसे बयान दिए जो अपने अपने वोटर को लेकर भी था, वोटर को संतुष्ट करने को लेकर भी था और भड़काने को लेकर भी था। सुनिए जरा राशिद अलवी को और तेजस्वी यादव को। देखिए, सीए के ये कानून बनाना चाहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। सिटीजनशिप तो ये बगैर सीएए के भी दे सकते थे। बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों को सिटीजनशिप दी है, भारत सरकार ने दी है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन ये खास तौर से एक समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरीके के कानून ला रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी सिवाय कंट्रोवर्शियल कानून बनाने के और देश के लिए कोई काम नहीं किया। चाहे वो सीएए हो, 370 हो, 3 तलाक हो,
यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इन्हीं मुद्दों के साथ वो खिलवाड़ करती रहती है। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या? और हमको भी पूरा यकीन है कि 3 चीज़ों के अलावा आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा। हिंदू मुसलमान के बारे में पूछिएगा कहीं ना कहीं से, दूसरा जांच एजेंसियों के बारे में पूछिएगा, और तीसरा जो है आप लोग जो है जो इस तरह की जो सवालें हैं, सीए एनआरसी तो हिंदू मुसलमान का हो ही गया, और ईडी एजेंसी का हो गया, और बाकी सारी चीज आप लोग इसी तरह की। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि यह कुछ राज्यों में अभी लागू होगा। असम को लेकर मामला दूसरा है, क्योंकि वहां पहले एनआरसी और एनआरसी के बाद सीए। लेकिन जिन राज्यों पर यह अभी लागू होना है, जहां अभी शरणार्थी रहते हैं, वो राज्य है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन राज्यों पर लागू होना है। 9 राज्यों में विदेशियों को नागरिकता मिलेगी, असम नहीं है इसमें। 4 साल में अब तक 3117 विदेशी अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली है। हालांकि इस दौरान 8244 आवेदन आए थे, 5000 लोगों के आवेदन खारिज कर दिए गए। 2018-21 के दौरान इन्हें नागरिकता दी गई। पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए थे सभी लोग। अप्रैल दिसंबर 2021 में कुल 1414 लोगों को नागरिकता दी गई है। यह है इसकी कहानी। अब सुनिए जरा बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी क्या कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कोशिश विपक्ष और विरोधी फिर से लोगों को भड़काने की करेंगे। 24 के चुनाव नजदीक हैं, लोगों को डराने की करेंगे। सुनिए। इनके पास मुद्दा नहीं है, और अब भारत बदल चुका है। ओवैसी साहब को भी और राशिद अली को भी ये ध्यान रखना चाहिए। ये किसी की समुदाय को परेशान करने वाला बिल नहीं है। इन्होंने पहले भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि लोगों के सबूत मांगे जाएंगे। जो भारत में जिसकी जमीन है, भारत में जिसका घर है, क्यों सबूत मांगे जाएंगे? सबूत मांगे जाएंगे घुसपैठियों के, जिनका बाप यहां नहीं रहता, जिनकी मां यहां नहीं रहती, जो बाहर से निकल कर आ रहा है, जो सस्पेक्टेड व्यक्ति है, जो गांव में रहता है, गांव से निकल कर आया, उसको कोई सबूत नहीं। तो ये गुमराह करके पैनिक फैलाना चाहते हैं लोगों के अंदर। सीए के नाम पर पहले आपको याद होगा देश के मुसलमानों को डराया गया। फिर सीए में धर्म का एंगल क्यों है और इसकी वजह क्या है, इसके लिए एक स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। सरकार इस पर क्या कहती है, क्या वजह है? सीए में पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलनी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों ही मुस्लिम देश हैं, जहां 90% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। मतलब यहां हिंदू, ईसाई, सिख, जैन अल्पसंख्यक हैं। बौद्ध और पारसी भी इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से अत्याचार की खबरें आती रहती हैं, कोई नई बात नहीं। आपने भी देखा होगा, हजारों बार टीवी पर देखा है मंदिरों में क्या हो रहा है, वहां के लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है जो हिंदू है। पाकिस्तान में कभी हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं, धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है। यहां के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों का पहला ठिकाना भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू भारत में ही रहते हैं। ऐसे में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत ही शरण दे सकता है। दूसरे अल्पसंख्यक भी भारत में शरण चाहते हैं। सीए ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता की सुविधा देती है। 2014 तक भारत आए विस्थापित इसके पात्र होंगे। विरोधी अक्सर इसमें मुस्लिमों को लेकर सवाल उठाते हैं कि सीए के तहत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मुसलमान रहते हैं, इन्हें क्यों नहीं नागरिकता दी जा रही है जो वहां से आए हैं। सरकार का तर्क यह है कि अगर मुस्लिम देशों में जो मुसलमान रहता है, कम से कम धर्म की वजह से उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में जो मुसलमान रहता है उसे इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुसलमान है। उसी तरह पाकिस्तान में जो मुसलमान रहता है उसे इसलिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मुसलमान है। तो धार्मिक प्रताड़ना की वजह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से कोई मुसलमान कम से कम इस वजह से भारत नहीं आएगा। धार्मिक आधार पर मुस्लिमों से मुस्लिम देशों में भेदभाव संभव नहीं है, इसलिए विदेशी मुस्लिमों को शामिल ना करने पर बहस बेकार है। इसलिए इन देशों में जो हिंदू, सिख, जैन रहते हैं, संभव है उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। अफगानिस्तान में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो वहां से जो हिंदू और सिख यहां आए हैं, इसलिए उनके लिए नागरिकता प्रदान की जा रही है। सुनिए जरा
इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी इसे एनआरसी से जोड़ रहे हैं, सीए को। सुनिए। CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion, and please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. ओवैसी को आपने सुन लिया। अब आपको बताता हूं, ओवैसी कह रहे हैं सीए और एनआरसी को एक साथ मिलाकर देखा जाना चाहिए। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। जो सीए है, ये नागरिकता देने का कानून है। अगर एक कानून नागरिकता देने के लिए बना है तो वही कानून नागरिकता छीनने के लिए नहीं हो सकता है। सीए किसी से नागरिकता नहीं छीनेगा। सीए पूरे देश में सभी नागरिकों को नागरिकता देगा, नागरिकता पर ही लागू होगा। नागरिकता कानून में संशोधन पहले भी कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। एनआरसी क्या है? एनआरसी में अवैध प्रवासियों की पहचान होगी। ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, यानी जो सिटीजन है उनका एक रजिस्टर बना दो, ये वो है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, उसका एनआरसी होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि एनआरसी सिर्फ और सिर्फ असम में लागू हो रहा है। असम में एनआरसी वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो रहा है। एनआरसी में अवैध प्रवासियों की पहचान की जा रही है कि कौन बांग्लादेश से आया। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है। वहां घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद असम में घुसपैठ हुई। 80 के दशक में इसको लेकर असम में बहुत हिंसक आंदोलन हुए। 1985 में खुद राजीव गांधी असम अकॉर्ड लाए, असम समझौता लाए। 24 मार्च 1971 की रात तक जो भी लोग आ गए भारत में बांग्लादेश से, उसमें उन्हें नागरिकता का प्रावधान। राजीव गांधी ने अवैध बांग्लादेशियों को बाहर करने का खुद आश्वासन दिया, लेकिन असम में अवैध घुसपैठ की समस्या उसके बावजूद बनी रही। अब एनआरसी के जरिए इस पर काबू पाने की तैयारी है। जबकि सच यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीजेपी की सरकार के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी साहब से खुद इस बात को कह चुके हैं, जिन लोगों को धार्मिक आधार पर आना पड़ा है अपने देश को छोड़कर, उन पर खास रियायत बरती जाए। सुनिए जरा, इस पर एडवोकेट संदीप दुबे क्या कह रहे हैं। सीए और एनआरसी का कोई ताल्लुक है या इसे एक साथ मिलाकर बेवजह लोगों को भड़काने की कोशिश? नागरिक संशोधन कानून जहां धर्म पर आधारित है, वहीं राष्ट्रीय नागरिकता पंजी जिसको एनआरसी कहते हैं, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। दिक्कत तब होती है जब दोनों कानूनों को एक साथ जोड़ के हम देखते हैं। देखिए, सीए के तहत मुस्लिम बहुल आबादी वाला जो देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, जो वहां उत्पीड़न हुआ है, और वहां से जो भाग के हिंदू हों, सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, ये जो भाग के पारसी धर्म के लोग हैं जो भारत आए हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, जबकि एनआरसी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने की बात कही गई है। चाहे वो किसी भी जाति के हों, वर्ग के हों, धर्म के लोग हों, उनको पहचान कर उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। दिक्कत तब आती है जब हम दोनों कानून को एक साथ जोड़ के देखते हैं, और ये स्पष्ट करता है दोनों कानून जो भारतीय मुसलमान हैं या जो भारतीय हैं, उनकी नागरिकता का प्रखर तरीके से, पुरजोर तरीके से उनका समर्थक है। किसी की नागरिकता लेने वाला ये कानून नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सियासी खबरों की तरफ रुख करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी का ऐलान जंग है। मोदी कह चुके हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। देश में जो करप्शन करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, 2 मुख्यमंत्री और 1 उप मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ईडी की रडार पर हैं। कल ही मैं आपको बता रहा था कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं और आज ताबड़तोड़ रेड पड़ गई। ये रिपोर्ट देखिएगा।
आपको विश्वास दिलाता हूं, लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत सोरेन हो सकते हैं गिरफ्तार, तेजस्वी यादव पर भी लटक रही है तलवार, अरविंद केजरीवाल को भी सताने लगा है गिरफ्तारी का डर, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी का ऐलाने जंग अब अपने मुकाम पर पहुंचने लगा है। आगे आगे भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो पीछे पीछे ईडी लगी है। तमाम कोशिशों के बावजूद किसी को कोई राहत नहीं मिल रही, इसलिए कोई इसे गैर कानूनी बता रहा है, कोई चुनावी हथकंडा तो कोई विपक्ष के खिलाफ साजिश। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की साजिश है। ये विपक्ष पे हमला करने की साजिश है। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। दरअसल हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल को ईडी पूछताछ का नोटिस थमा चुकी है। एक नहीं, इन्हें कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले भी इंडिया अलायंस ऐसे ही आरोप लगा रहा था। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे ही इल्जाम हैं। तो सवाल ये कि देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, ऐसे में आखिर ईडी ने नोटिस कब देगा? अगर भ्रष्टाचार का आरोप है तो इसका फैसला कौन करेगा? देश की अदालतें या भ्रष्टाचार की जांच से भाग रहे नेता? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लोगों का अधिकार छीनने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हेमंत सोरेन को बेशक क्या ये डर है कि ईडी उनकी गिरफ्तारी कर सकती है? तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, हेमंत सोरेन ने आज विधायकों की बैठक बुलाई। गठबंधन के जो भी विधायक हैं उन्हें बुलाया गया, उनके साथ बातचीत की है। क्योंकि अगली तस्वीर दिखाऊं, कल तक चर्चा ये थी कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठा देंगे गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि इल्जाम उनके ऊपर बहुत गंभीर है। यह बात मैं कल आपको बता रहा था और आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ताबड़तोड़ रेड की। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं रांची की। ईडी ने रांची पर रेड की है, रांची में, और ये जितने ठिकाने हैं ये हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर रेड हुई है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, साहिबगंज की तस्वीर दिखाइए, साहिबगंज की तस्वीर देख रहे हैं, वहां भी रेड हुई है। ईडी ने लगभग कई ठिकानों पर रेड की है। मैं आपको बताऊं, ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की है। हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकाने बताए जा रहे हैं। देखिए ईडी की रेड कहां कहां हुई है, रांची में, देवघर में और साहिबगंज में। ये वो जगह है, इन जगहों के 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इनका ताल्लुक हेमंत सोरेन से बताया जा रहा है सीधे। अब मैं आपको बताऊं कि ये जितने लोगों के ठिकानों पर छापे पड़े, इनका हेमंत सोरेन से क्या ताल्लुक है? क्योंकि ईडी का सम्मन केजरीवाल को भी था, ईडी का सम्मन हेमंत सोरेन को भी था। ईडी ने 12 ठिकानों पर रेड की और सोरेन के करीबियों के पर छापे पड़े। रांची, देवघर, साहिबगंज में ये रेड हुई है। अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के घर छापा पड़ा। हेमंत सोरेन के ये मीडिया सलाहकार हैं। ईडी ने लॉकर में अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी ने मिस्त्री बुलाकर लॉकर तोड़े, दस्तावेज निकाले। पंकज मिश्रा से पूछताछ में पिंटू का नाम आया जो सलाहकार है। पंकज मिश्रा हेमंत सोरेन का विधायक प्रतिनिधि है। ईडी को पंकज और उसके बीच लेन देन का पता चला था। इसी के बाद सोरेन के मीडिया सलाहकार के घर छापा पड़ा। अगस्त 2022 में ईडी ने उससे 9 घंटे पूछताछ की थी। अवैध खनन, पट्टा, मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ हुई थी। आईएएस राम निवास यादव के ठिकाने पर रेड पड़ी। सोरेन के करीबी हैं यादव, साहिबगंज के कलेक्टर हैं। डीएसपी राजेंद्र दुबे, सिपाही अवधेश पर भी शिकंजा कसा है। पूर्व विधायक पप्पू यादव के घर पर भी ईडी पहुंच गई। झारखंड में 70,000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। इस बीच आज हेमंत सोरेन ने इंडिया अलायंस की बैठक की है और खबर थी कि बैठक में पत्नी को गठबंधन का नेता बनवा सकते हैं ताकि उनके इस्तीफे के बाद कल्पना सोरेन सीएम बन सके। लेकिन बैठक में क्या हुआ, इस पर सबने चुप्पी साध ली। बस इतना बताया गया कि हेमंत इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन गिरफ्तारी हुई तो क्या होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान हेमंत सोरेन पर जो आरोप लगे हैं उस पर। देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं
उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं। हेमंत सोरेन पे भी लागू होती है कि अगर छुपाने के लिए कुछ है नहीं, अगर भ्रष्टाचार किया नहीं, तो बार बार तुम्हें समन्स दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं चले जाते हो? पूछताछ हो जाने दो। हेमंत सोरेन के ऊपर के जो सहयोगी है उनके ऊपर इस समय छापा पड़ रहा है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम कर रही हैं। जिस तरीके से आज ईडी के रेड्स हो रहे हैं, इससे साफ है कि पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नंगा नाच झारखंड में हुआ था। मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के संबंध से भाग रहे हैं, तो ये 70,000 करोड़ के घपले घोटाले के तार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। अरे विधायक दल की बैठक अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए और साथ साथ अपने परिवारवाद के जो कुर्सी है, मुख्यमंत्री का पद उनके परिवार के किसी आदमी के हिस्से में मिले, इसके लिए ही उनकी बैठक बुलाई गई है। अब आइए आपको बताता हूं, दूसरे मुख्यमंत्री जो ईडी की रडार पर हैं वो है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को पहले बुलाया गया तो उन्होंने कहा मैं तो विपश्यना में व्यस्त हूं। दोबारा बुलाया गया तो केजरीवाल नहीं गए। क्या केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसलिए वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? लेकिन वो कह क्या रहे हैं ये देखिए। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने केजरीवाल को यह तीसरा नोटिस भेजा था। इसके पहले भी नोटिस पर केजरीवाल नहीं आए थे। आम आदमी पार्टी ने ईडी की नोटिस को गैर कानूनी बताया, यानी आम आदमी पार्टी कह रही है नोटिस ही गैर कानूनी है ईडी का। उनसे पूछताछ का आधार क्या है? केजरीवाल से पूछताछ का संदिग्ध है या गवाह नहीं बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है नोटिस के बहाने उन्हें गिरफ्तारी की तैयारी है। केजरीवाल के खिलाफ नोटिस राजनीति से प्रेरित है। लोकसभा चुनाव के मौके पर भेजा गया है ताकि वो चुनाव में प्रचार न कर सकें। केजरीवाल के पास बहुत से काम है, ये कहा आपने। मामला आपको बताऊं, केजरीवाल सरकार पर शराब घोटाले का आरोप है। शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने केजरीवाल से एक बार पूछताछ की है, तब 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल को 3 बार समन भेजा। तीनों बार पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जेल में है। सिसोदिया केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम थे। संजय सिंह सांसद थे, वो भी जेल में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन केजरीवाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, जो अपने आप को ईमानदार कहता था वो आखिर आरोपों से पर जवाब देने से क्यों घबरा रहा है, डर रहा है? सुनिए। जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। इतनी जल्दी अरविंद केजरीवाल जी हवा निकल गई, इतनी जल्दी भाग गए। अब बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, इस देश के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए घोड़े की तरफ पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। आज उनको जवाब देते नहीं बन रहा। यही अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा है। ऐसा सियासी धर्मांतरण करप्शन पर कभी नहीं किया गया। तो क्या 24 का चुनाव करप्शन के खिलाफ वार और प्रहार पर लड़ा जाएगा? 24 में करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। केरल के त्रिशूर में है पीएम मोदी। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत है। ये अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। उसके बाद प्रधानमंत्री लोगों के बीच पहुंचे। केरल की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर थे। इन 2 दिनों के दौरे में दक्षिण भारत के किस किस जगह पर पहुंचे, ये आप नक्शा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु में थे, लक्षद्वीप में थे और आज पीएम मोदी केरला पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद न सिर्फ रोड शो किया और लोगों से मिले, बल्कि तस्वीर आपको दिखाऊं कि पीएम मोदी दरअसल वहां रैली भी कर रहे थे, लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। केरल में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी, इसलिए पीएम मोदी ने, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, पीएम मोदी ने 3 तलाक का मुद्दा भी उठाया। और आइए आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के मिशन पर हैं। उन्हें पता है कि दक्षिण से नंबर जोड़कर ही आंकड़ा 400 जाने वाला है। तो मोदी का मिशन दक्षिण। नए साल में मोदी दक्षिण भारत में है। 2 दिनों के दौरे पर 3 राज्यों का दौरा किया। तमिलनाडु, लक्षद्वीप के बाद केरल पहुंचे। केरल के त्रिशूर में मोदी ने आज लंबा चौड़ा रोड शो किया और इस रोड शो में लाखों की तादाद में लोग जमा थे। उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया और जिसका नाम था स्त्री शक्ति समागम। इस जनसभा में खासतौर से महिलाएं आई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस लेफ्ट पर हमला बोला। नरेंद्र मोदी मिशन 400 पर है। शुरुआत दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें, इंडिया अलायंस के पास 38 सीटें, एआईएडीएमके के पास 1 सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी और एआईएडीएमके एक साथ थे। कल मोदी तमिलनाडु में थे, आज केरल में। तब दोनों पार्टियों को 31% वोट मिला। तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर लड़े। इस बार बीजेपी यहां अकेले मैदान में। केरल की बात करिए, 20 सीटें हैं लोकसभा की। कांग्रेस लेफ्ट के पास सभी सीटें। बीजेपी का यहां खाता खुलने की उम्मीद है। ऐसा हुआ तो दक्षिण का रास्ता आसान होगा। सुनिए जरा पीएम मोदी ने क्या कहा। केरला में लंबे समय से लेफ्ट और कांग्रेस पक्ष और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं, जबकि ये हमेशा से एक ही थे। ये सिर्फ नाम के लिए 2 पार्टियां हैं। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। अब केरला की जनता को भी साफ पता चला है कि केरला का विकास अगर कोई कर सकता है तो वो बीजेपी है, एनडीए है। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन यानी इंडी अलायंस को केरला में भी बीजेपी ही हराएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी कि ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे थे। हड़ताल खत्म हो गई, सरकार से बात हो गई, सरकार ने मना लिया। अब आगे क्या होगा? ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन हिट एंड रन कानून का क्या होगा जो 10 साल की सजा के साथ आया था? ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई और कल देर रात खत्म हुई। हिट एंड रन कानून को लेकर ड्राइवर हड़ताल पर थे। गृह सचिव के साथ बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म की गई। हिट एंड रन कानून से जुड़े मसलों पर अब बात होगी। केंद्र सरकार ने बैठक में यह भरोसा दिलाया है, कानून पर फैसला लेने से पहले बात की जाएगी, यानी 10 साल की सजा वाला कानून अभी लागू नहीं होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बात होगी, इसी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तब तक ड्राइवरों से कहा गया है आप काम पर लौट आइए। हिट एंड रन केस में, हिट एंड रन में 10 साल की सजा का विरोध कर रहे थे ड्राइवर्स। ड्राइवरों की चिंता पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। 10 साल की सजा अभी लागू नहीं हो रही है। लागू होने पर पहले बातचीत चर्चा करेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ड्राइवर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि और खासतौर पर गृह सचिव। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा
तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। स्पष्ट कर दिया है सरकार ने कि 106(2)(1) का जो कानून है जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है, वो लागू नहीं है और आगे भी ये लागू नहीं होगा। यही हमारा स्पष्टीकरण सरकार से सरकार ने अपने बाइट में एक मीडिया के माध्यम में सबको सूचित कर दिया है। अब हम अपने चालकों से अपील करते हैं कि आप हमारे परिवार का सदस्य हैं, आपकी चिंता हमारी चिंता है और आप अपने वाहनों पर लौटिए और अपनी वाहन बेडर होकर चलाइए। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस आपके साथ में 365 दिन 24/7 खड़ी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर में सोना ही सोना, दरवाजे कितना सोना लगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये है राम मंदिर के द्वार, कई द्वार हैं कई जगह, क्योंकि जब श्रद्धालु पहुंचेंगे, भक्त पहुंचेंगे वहां तो हजारों की संख्या में होंगे, इसलिए दरवाजे बहुत से हैं और सोने जड़े दरवाजे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं सोने की चरण पादुका है, ये भी अयोध्या पहुंच चुकी है। ये रामलला की सोने की चरण पादुका है। अब आपको बताऊं कि कितना सोना लगा है राम मंदिर में। राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। 3 मंजिला मंदिर में कुल 46 दरवाजे, 46, उसमें से जो 42 दरवाजे हैं, बताया जाता है इसमें 100 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। 100 किलो सोना। सीढ़ियों के पास लगे 4 दरवाजों पर सोने की परत नहीं होगी। गर्भगृह का मुख्य दरवाजा जो कि 8 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। राम मंदिर में यह सब दरवाजा सबसे बड़ा है। ये दरवाजे महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बने हैं। गर्भगृह के दरवाजों पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी की है। नक्काशी के बाद दरवाजों पर तांबे की परत चढ़ाई गई और उसके बाद सोने की परत चढ़ाने का काम किया गया है। वो 100 किलो सोना है। सोने का काम गाजियाबाद के एक नामी ज्वेलर्स ने किया है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बन रहा है। सिंहासन बनाने का काम 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की बनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में चरण पादुकाएं रखी जाएंगी और चरण पादुकाएं 1 किलो सोने, 7 किलो चांदी से बनी है। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। राम मंदिर का शिखर भी सोने का होगा। अब आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आज एक ट्वीट किया है, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वो जो भजन आप सुन रहे हैं, राम आएंगे, वो भजन प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। स्वाति मिश्रा का वो भजन है। पीएम भी मुरीद हो गए स्वाति मिश्रा के, जरा सुनिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल। ताज्जुब इस बात का है कि मोदी विरोधी जितने हैं वो सब कभी रामलला का विरोध, कभी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध, कभी मूर्ति का विरोध, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं ऐसा करके। वो इस बात को भी समझ नहीं पा रहे हैं। ये योगी राज को देख रहे हैं आप, जिन्होंने मूर्ति बनाई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इनकी बनाई मूर्ति रखी जाएगी। ये मूर्तियां बेशक नहीं है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो पुरानी मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही है, नई मूर्ति की जरूरत क्या है। देखिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। उनका कहना है जिस रामलला की मूर्ति पर झगड़ा हुआ तब रामलला की वो मूर्ति कहां है,
उसी मूर्ति की स्थापना क्यों नहीं हो रही? नई मूर्ति कहां से आ रही है? रामलला की पुरानी मूर्ति कहां गई? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी ने कहा, उसी मूर्ति से कोर्ट में जीत मिली है। रामलला की मूर्ति की पूजा 1949 से हो रही है। 1949 में जब रामलला को विराजमान कराया गया तब उनकी सूक्ष्म रूप से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। शास्त्र कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है। रामलला की पुरानी मूर्ति का विसर्जन नहीं होगा। रामलला की पुरानी मूर्ति राम मंदिर में ही रखी जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने यही फैसला लिया है। सुनिए दोनों को जरा। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी? उस मूर्ति को किसी भी कीमत पर कहीं दूसरे जगह हटाई नहीं जाएगी। ये मूर्ति छोटी है और जो बड़ी रही वो बन रही बड़ी है। इसलिए जब बातचीत चली है ट्रस्ट से तो ये हुआ कि इस मूर्ति को स्थापित करने के बाद उस मूर्ति छोटी आगे कर दिया जाएगा, जिससे कि उस मूर्ति का पूजा अर्चना विधिवत वैसे होता रहेगा। और जो भी जनता की जिज्ञासा है कि छोटी मूर्ति कहाँ है, तो बड़ी मूर्ति का दर्शन करते करते उसकी भी दर्शन वही होगा। इसमें संशय नहीं है। वो मूर्ति रहेगी, उसकी पूजा उस विधिवत होगी और तो विधिवत उस पुरानी मूर्ति की पूजा होगी। लेकिन पीएम 22 तारीख को क्या करेंगे? पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। पीएम मोदी उस दिन उपवास रख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी में स्नान कर सकते हैं। मुख्य यजमान के लिए व्रत रखना जरूरी है। पीएम मोदी नवरात्रि में पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। देश विदेश कहीं भी रहे, मोदी व्रत रहते हैं। अयोध्या के साधु संतों का कहना है कि यजमान के लिए पवित्र नदी में स्नान करना जरूरी है। दिसंबर 2021 आपको याद होगा, पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। उस वक्त मोदी ने गंगा स्नान करने के साथ पूजा की थी। उसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आए थे। ऐसे में माना जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी सरयू में स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर में पहुंचेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं दिनेशाचार्य धर्मगुरु। जो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान बनेंगे वो यजमान दूसरे हैं, और जो पूरी पूजा कराएंगे 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, मुझे लगता है कि एक सांकेतिक रूप में प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में विराजमान होंगे और प्रतिष्ठा के सारे जितने भी उत्सव हैं, जितने भी उसके उपक्रम हैं, वो संपूर्ण यजमान पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी व्रत तो रहते ही हैं, 9 दिन तक वो जल पी करके और विदेशों की यात्रा पर बड़े ही सात्विकतापूर्ण अपना जीवन यापन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात हो सकती है। यदि बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।